माउंटेन ऑफ साउथ माउंटेन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला एक ही है जो बहुत लंबी है, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। सर आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, रीनेम करके वहीं पे राइट क्लिक करके रीनेम कीजिए, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। धर्मेंद्र भैया का नाम आ रहा है। आज की क्लास की पेमेंट तुमको मिल जाएगी अगर मिलती होगी तो। अब सही है। फिर अटक गया कैमरा, फिर अटक गया ना मेरा वीडियो। हाँ वीडियो ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, मत देखो उनको, आप ही कर देता हूँ इनको, छोड़ो। और सानिया तुम उल्टा कैसे हो, मतलब उल्टा बैठी हो, ये तो ताजुब की बात है। मोबाइल उल्टा रख दिया। अभी भी उल्टा है, उल्टा ही है। एक ही माउंटेन रेंज है, कार्डेला डे लास एंडीज माउंटेन इसे कहते हैं। हाँ, आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है सानिया जी के ऊपर। हाँ, एंडीज जिसका पूरा नाम है कार्डिलेरा डे लास एंडीज, रियल नेम ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। फोल्डेड माउंटेन रेंज है, टाइप इसका है वलित। लाइट आ गई, ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर लेता हूँ। वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, और कैसे इसका निर्माण हुआ देखते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन से देश में है, फोल्डेड है तो कौन कौन से देश में है। ठीक है, वेनेजुएला, वेनेजुएला वेनेजुएला, फिर नीचे आएंगे, उसके बाद सीक्वेंस भी याद रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर कोलंबिया, ऊपर से नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं।
कोलंबिया, इक्वाडोर, नॉर्थ टू साउथ भी पूछा गया है एंडीज माउंटेन का। इक्वाडोर, फोर्थ पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। ये 7 देशों में फैला हुआ है, नॉर्थ टू साउथ, लास्ट में अर्जेंटीना। और इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि किस देश में नहीं है, उसमें पेरुगुए, उरुग्वे कुछ ऑप्शन में दे दे तो वो जो है सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, पेरू ब्राजील में भी नहीं है सर। नहीं, ब्राजील में नहीं है, ब्राजील तो दूर है। ठीक है, ब्राजील में नहीं है, किनारे किनारे, ब्राजील तो इस साइड में आ गया, ईस्ट में हो गया इसके। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ होगा। तो यहाँ पर प्रशांत महासागरीय लघु प्लेट, नजका, ये लघु प्लेट का क्या मतलब हुआ सर? छोटी है ना, एक बड़ी, जैसे कि बड़े सी थाली में कटोरियां रखी हो खाने के लिए ना, बस वैसे ही। तो मेजर प्लेट में साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराई, और बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द नजका माइनर पैसिफिक प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट तथा नजका प्लेट के टकराव से इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, एक कार्डिलेरा है, कार्डिलेरा मतलब ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा, रेंज होंगी, है ना, इस कारण से कहा जाता है हाईएस्ट पीक। अच्छा, इसके बारे में बता दें, इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एक बात। ठीक है, एवरेज हाइट इसकी 4000 मीटर है, औसत ऊंचाई 4000 मीटर एवरेज हाइट इसकी है। हाईएस्ट पॉइंट है इसका अर्जेंटीना में, माउंट एपोंका गुआ। माउंट एपोंका गुआ इज द हाईएस्ट पीक of the Andes mountain range and it is the highest peak of the world after the Himalayan peaks। मतलब कि हिमालय की पर्वतमालाओं के बाद, है ना, अगर उनको इग्नोर कर दिया जाए तो दुनिया में ये सबसे ऊंचा पर्वत भी है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसकी। फिर दूसरी बात, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी यहीं पाया जाता है, इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी। लाइट आ गई तो इसको हम ऑन कर लेते हैं, 1 मिनट। सर हाईएस्ट पॉइंट सर, ओकोंगुआ। माउंट अकनकुआ।
माउंट ओकोंगिया, माउंट अकोंगोविया, अकोंकागुआ, हुआ अकोंकागुआ, माउंट अकोंकागुआ। ठीक है। और कोटोपैक्सी क्या है? हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, वो भी यहीं पर है। ठीक है। और उसके बाद अच्छा, माउंट अकोंकागुआ खुद भी डोरमेंट वोल्केनो है। ठीक है। तो इस तरह से हाईएस्ट डोरमेंट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड भी यही हो गया आपका माउंट अकोंकागुआ। अरुणिमा सिन्हा जो हमारे भारत की हैं दिव्यांग महिला, उन्होंने जा करके यहाँ पर झंडारोहण किया है, भारत का झंडा फहराया है। और वो सभी उनका अपंग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सभी कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे पर्वतों पर उन्होंने अपना झंडा लहराया। और हाल ही में उन्होंने विगत वर्ष दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि वो सबसे ज्यादा ठंडा जगह होगी, ठंडे में भी ठंडा, माउंट विंसन मैसिक पर जाकर के उन्होंने झंडारोहण किया, भारत का झंडा। क्या जज्बा है? फिर ओजस डेल सलाडो यहां पर है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। ओजस डेल सलाडो, तो ये सेकंड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से टिटिकाका झील है वहां बोलिविया में, टिटिकाका। ये तो कुछ चीजें। एंजिल जलप्रपात है, कहाँ पे? वेनेजुएला में। ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है सर। हाँ, एंजिल वाटरफॉल वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात भी एंडीज पर ही अवस्थित है। एंडीज से ही पानी जब नीचे उतरता है तो वो जलप्रपात बन जाता है। अगली बात आती है, यहीं पर है चिम्बोराजो ज्वालामुखी डोरमेंट। चिम्बोराजो, जो कि पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरस्थ बिंदु है, क्योंकि इक्वेटर यहां से होकर के जाती है, विषुवत रेखा यहां से होकर के जाती है, और विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा, और विषुवत रेखा पर सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो चिम्बोराजो है, हाँ। तो यानी चिम्बोराजो का जो पॉइंट है ऊपर सबसे, वो पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पहले बताओ, आ गई? आ गई सर। जिसको नहीं आई बताओ, और फिर दूसरी तरीके से समझाएं। और एक बार बता दीजिए सर। ये धरती है, अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, अर्थ का केंद्र। अगर वहां या और सबसे ज्यादा रेडियस कहाँ पर देखने को मिल रही है? ये देखो, ये सबसे ज्यादा रेडियस है कि नहीं? पहले बताओ, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेडियस है? हाँ सर। ठीक है। तो अब जो है इधर रेडियस सबसे कम है ना? और जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाएंगे रेडियस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा रेडियस यहाँ पर है, और प्लस यहाँ पर एंडीज माउंटेन भी है। अब एंडीज माउंट इक्वेटर पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, मान लो ये है चिम्बोराजो, ये है एंडीज। पॉइंट बी भी यहाँ पर है, पॉइंट ए यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट सी यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट डी यहाँ पर है, पॉइंट ई यहाँ पर है,
लेकिन अगर अब बात करें कि पृथ्वी के, ये है चिम्बोराजो, अगर अब बात करेंगे कि पृथ्वी के सेंटर से यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे तो ये जगह और बढ़ गई, इतना इतना ऐड और हो गया ना, इतना पार्ट और ऐड हो गया उसमें डिस्टेंस में, यहाँ से डिस्टेंस ये, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, सबसे दूर पॉइंट कौन सा है? चिम्बोराजो। नहीं समझ में आई बात अभी भी क्या आ गई? गई सर, आ गई सर, आ गई। हाँ ठीक। हाँ तो ये था क्या कहते हैं चिम्बोराजो। और इसी के बगल में एक और है, लेकिन वो कम ऊंचा है, वो भी डोरमेंट वोल्केनो है, कायाम्बे। इक्वाडोर में। सर ये भी चिम्बोराजो भी सर डोरमेंट है। चिम्बोराजो भी डोरमेंट है। माउंट एकोंकागुआ की ऊंचाई है 6,962 मीटर, लगभग 7 किलोमीटर है ना इसकी ऊंचाई। हमारी हिमालय की चोटियां तो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची, 8,000 के ऊपर 21 चोटियां, तो उसका तो कोई सानी ही नहीं है। टिटिकाका झील हो गई, और ये हो गया कोटोकायाम्बे हो गया, ये सब कुछ चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती रहती हैं। अब बात आती है दुनिया की मतलब कि सबसे ऊंची सोने की खान यहाँ पर है, जो कि लार्जेस्ट गोल्ड माइन भी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, दुनिया की सबसे ऊंची सोने की खान है, ठीक है, पेरू में है, जिसका नाम है ला रिंकोनाडा। इंपॉर्टेंट है, गोल्ड टाउन है ला रिंकोनाडा, सबसे ऊंची है, सोने की खान है, और यहाँ की सबसे बड़ी सोने की खान है। क्या हो जा रहा है इस कैमरे को, कुछ गड़बड़ तो है। पेरू में है ना सर ये? पेरू में है। ठीक है, अगली बात आती है कि ऐसे ही चिली है, यहाँ पर आटाकामा का मरुस्थल है, बहुत बड़ा सा मरुस्थल है आटाकामा, जो कि ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल। 0.04 मिलीमीटर रेनफॉल होती है वर्ष भर में यहाँ, केवल 0.04 मिलीमीटर, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल यहाँ होती है, इसलिए कहीं घास का तिनका भी देखने को नहीं मिलेगा। और नासा ने इसको अपना रिसर्च स्टेशन बना रखा, अमेरिका ने यहाँ पर बहुत सारे वेपन टेस्टिंग ग्राउंड बना रखे हैं, यही सब चीज़ें होती हैं। पर इसके अतिरिक्त ये आयोडीन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रीजन भी है, ग्वानो फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रीजन है, ग्वानो पक्षियों का बीट होता है, समुद्री पक्षियों का, जो कोस्ट पर पाया जाता है, अकुमुलेट कर लेते हैं उसे, तो बहुत अच्छा जैव उर्वरक है, कंपोस्ट खाद है हाई क्वालिटी की, वो उसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रीजन है। आयोडीन वाला 2018 में पीसीएस प्री ने पूछा था, यूपी पीसीएस ने पूछा था आयोडीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है इनमें से, ठीक है। प्लस यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान पाई जाती है, जो इसके पहाड़ी के फूट हिल पर ही है, जहाँ पर मरुस्थल जुड़ रहा है ना। इसका नाम है चुकी कमाता, ये 2019 में पूछ लिया था यूपी पीसीएस ने। देखो एक ही जगह से लगातार क्वेश्चन बना रहा है, पहले वेस्ट में पूछा आयोडीन, अब थोड़ा और ईस्ट में आ गया, पहाड़ पर पहुंच गया तो चुकी कमाता, अब और इधर आ जाएगा अगली बार, है ना। इस बार नाम क्या है सर? जो तांबे चुकी खान है, कमाता कापर टाउन है, दुनिया का सबसे बड़ा तांबा नगर
चोकीकामाता, ला रिंकोनाडा पेरू, चोकीकामाता चिली में माउंटेन की फुट हिल पर, जहां पर डेजर्ट से कनेक्ट करता है, वहां पर है। दुनिया का सबसे तगड़ा भूकंप भी चिली में ही आता है, ठीक है, 9.5 रिक्टर, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड किया गया, सोचो 9.5 रिक्टर, क्योंकि नजका प्लेट सबसे फास्ट मूव करने वाली प्लेट है। नजका प्लेट सबसे तेज, काम ही नहीं कर रहा है कैमरा, छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सबसे बड़ा कॉपर टाउन भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा यहाँ की बायोडाइवर्सिटी वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे और सर एक देखेंगे क्वेश्चन कि है। हाँ सर समंदर के किनारे है और एक साइड से सर एंडीज पर्वतमाला भी है, तो फिर सर बारिश क्यों नहीं होती, जबकि इधर तो होनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, क्योंकि यहाँ पर ठंडी महासागरीय धारा गुजरती है। कोल्ड करंट के वजह से होती है ना सर? पेरू या वेनेजुएला, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा, जैसे मोजाबे डेजर्ट बना था, जी सर। कैलिफोर्निया वाला मोजाबे का मरुस्थल है ना, वो भी कैसे बना था? मोजाबे वाला कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के कारण उसका निर्माण हुआ था। वैसे ही यहाँ पर है पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा। अल्नीनो पीरियड में बारिश होती है। अल्नीनो लानीना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे पढ़ाएंगे, खुद ही अपने में बहुत बड़ा 2 दिन का चैप्टर है और बहुत मेजर इम्पैक्ट उसका आता है। अभी भी लानीना ही झेल रहे हैं हम लोग। कोरोना आता है, उसमें कोरोना जैसी बीमारियां भयंकर पैदा होती हैं, ठीक है। तो पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर प्रिवेल करता है नॉर्मल कंडीशन में, और बारिश नहीं हो पाती है। तो इस कारण से बहुत ही शुष्क मरुस्थल यहाँ पर बनने को देखने को मिलता है। हवा का डायरेक्शन लैंड टू सी है। हवा चलती है स्थल खंड से सागर की ओर। तो जब हवा चलेगी स्थल खंड से सागर की ओर तो हवा रहेगी शुष्क, है ना। सागर से अगर स्थल खंड की ओर हवा चले तब बारिश होगी ना। हाँ, और मॉइस्चर इसमें है नहीं, ठीक है। इसे कन्वेयर पेटी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जब ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये 2 पार्ट में देखा जाएगा, है ना। ये सादर्न कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो साउथ अमेरिका वाला ये जो टिप है, यहाँ पीला पीला हमने एक अलग करके रखा हुआ है ना। नीचे वाला जो अर्जेंटीना में जो टुकड़ा इसका है, ठीक है, नीचे तक जाता है, इसे कहते हैं तिएरा देल फुएगा, यानी कि अर्जेंटीना में ही इसका नाम एंडीज का क्या है, ये भी पूछा गया है। तिएरा देल फुएगा, तिएरा देल फुएगा। सर चिली में आता होगा ना सर? ये चिली भी है, चिली भी है और अर्जेंटीना भी है, ठीक है। अच्छा ठीक सर। चिली और अर्जेंटीना दोनों में है। नीचे वाला जो पार्ट है इसका सबसे, उसे कहते हैं तिएरा देल फुएगा, ठीक है। अंटार्कटिका तक जा करके वो नीचे टच हो रहा है, पानी में डूब करके, है ना। पूरा नीचे भी है, वो खत्म नहीं है, काफी लंबा है माउंटेन। अब हम लोग देखते हैं और चीजें इनके बारे में, और खास बातें देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ट्राइबल्स कौन कौन रहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं जो एंडीज माउंटेन रेंज में
रहती हैं। जैसे आटाकामा के फुट हिल वाले रीजन में मरुस्थल है तो क्या हुआ, लेकिन पहाड़ी वाले क्षेत्र में कुछ जनजातियां रहती हैं, ठीक है, इंडिजिनियस, जिन्हें कहते हैं आटाकामा जनजाति। एक हो गई आटाकामा जनजाति, दूसरी हो गई आयमरा, आयमरा जनजाति। आटाकामा जनजाति, ये सब पूछा जाता है, जैसे जनजाति का नाम दे देगा और मिलान करने के दे देगा, पर्वत से मिलान करने के लिए दे देगा, है ना, कि ये बोलीविया, पेरू और चिली में पाई जाती है आयमरा जनजाति, ठीक है। कौन कौन से, बोलीविया, पेरू, चिले, लेकिन माउंटेन से मिलान करने के देगा तो एंडीज से डायरेक्ट मिला देंगे। अगला है मुस्का। मुस्का पीपल जो होते हैं, स्पेलिंग है MUISCA, मुस्का, ये पूछा गया है। मुस्का जनजाति एंडीज, ठीक है। इनका दूसरा नाम है चिपचा, ठीक है, चिपचा भी इनको कहते हैं। ये कोलंबिया में पाए जाते हैं चिपचा, ठीक है। अगला है एंडियन। एंडियन प्रजाति खुद ही तो बड़ा आसान है, एंडियन, एंडीज, ये मोस्ट प्रिमिटिव पीपल हैं यहाँ के। ये जनजाति सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर डोमिनेंट है, ठीक है। पेरू, इक्वाडोर, अर्जेंटीना तथा चिली में पाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा रीजन को क्या कहते हैं, घेरे हुए हैं, है ना। और ये बांस से घर बनाते हैं। इंडियन नहीं, सॉरी, मुस्का जो होते हैं, मुस्का जो होते हैं बांस से घर बनाते हैं। नीचे पूरा बांस लगाकर खड़ा कर देते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं, नीचे पूरा खाली रहता है ना। जानवर वानवर ताकि नीचे चले जाएं, ऊपर ना आ जाएं, बहुत खतरा रहता है वहाँ जानवर वगैरह का, है ना। और पानी, बारिश हो, पानी भर जाए तो नीचे कम से कम अमेजन रिवर निकलती है, वहीं से जाती है फिर ब्राजील से होकर के, तो बहुत फ्लडिंग करती है नदी। तो पानी उसमें क्या कहते हैं नीचे से बह जाए, नहीं तो घर में लेटे हुए हैं तो पता चला जो है खटिया तैर रही है, सुबह उठे तो, है ना। तो घर ही ऊंचा बनाएंगे और एक सीढ़ी रखे रहते हैं, है ना, उससे चढ़ते हैं। ऐसे होता है इनका घर। ये भी पूछा गया कहाँ के लोग इस तरह से बांस का घर बनाते हैं। बोट हाउस की तरह सर। बोट हाउस हम नहीं देखे क्या होता है। कश्मीर में जो है सर, मतलब उस टाइप उधर पे। अच्छा, इसी के ऊपर घर बन जाता है। सर इस तरह के घर असम में और बनाए जाते हैं ना? असम में भी पाया जाता है क्या इस तरह घर? वो तो असम में अर्थक्वेक से कहाँ? बचने, सर अर्थक्वेक वगैरह से वो बचने के लिए। भूकंप रोधी बनाते हैं, वो भूकंप हाँ से सर। बचाव के लिए नहीं सर, बनाते हैं। असम में भी तो बाढ़ से बचने के लिए बांस के घर ही बनाए जाते हैं। बनाए जाते होंगे, फिर हो सकता है इसका कॉपी करते हैं वो लोग, है ना। ऐसे खिड़की हो गई है, ऐसे बढ़िया एक सीढ़ी लगी होगी। और अगर प्रश्न में बन जाए कि कहाँ के लोग पेड़ के ऊपर घर बनाते हैं, है ना, तो वो है कांगो। कांगो की जो जनजातियां हैं वो पेड़ पे, जैसे पेड़ मोटे मोटे पेड़ होते सदाबहार भर, है ना, एक डाल ऐसे, दूसरी डाल ऐसे, तो इसके ऊपर घर बना लेते हैं ऐसे, बढ़िया रस्सी से आएंगे जाएंगे, बंदर भी झांकेगा खिड़की से, है ना। ऐसे घर बना लेते हैं और रस्सी लटक रही होती है इनकी, या फिर पेड़ की ही जो लटक रही होती है उसी से उतर आते हैं पकड़ पकड़ और उसी से चढ़ जाते हैं, है ना। इस तरह की स्टाइल, बड़ा यूनिक यूनिक सी चीज़ें। अगला है उरु जनजाति और दिगुतिया। उरु और दिगुतिया, आटाकामा, अयमरा, मुस्का, इंडियन, उरु और दिगुतिया, ठीक है। ये जनजाति यहाँ एंडीज से मिलाएंगे।
ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जनजातियां मिलान करने के लिए आती हैं इसलिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनकी जियोग्राफी भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है बोलीविया में 2 शाखाओं के बीच एक इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है, ठीक है। ये अच्छा, ला रिंकोनाडा के बारे में एक और चीज बता दें, ये दुनिया का हाईएस्ट परमानेंट सेटलमेंट रीजन है, पूर्णकालिक आवासीय क्षेत्र है, सबसे ऊंचा दुनिया का हाईएस्ट परमानेंट सेटलमेंट रीजन ऑफ द प्लेनेट अर्थ, ला रिंकोनाडा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनिंग होती, परमानेंट माइनिंग, और वहाँ पर लोग सेटलर रहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बीच में एक पठार है, ये इस कार्डिलेरा अवस्थित है, जिसका नाम है अल्टीप्लानो का पठार। अल्टीप्लानो का पठार या बोलीविया का पठार भी इसे कहते हैं। अंतर पर्वतीय पठार है, मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में पाया जाने वाला पठार है। आगे देखते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इनकी अगर हम फ्लोरा फौना की कुछ बात कर लें तो विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं, वो भी पेपर में पूछी जाती है। दुनिया का सबसे ऊंचा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा उड़ सकने वाला पक्षी यही एंडीज माउंटेन रेंज में पाया जाता है, ठीक है, पेरू चिली इक्वाडोर वाला रीजन में, जिसका नाम है एंडियन कॉन्डोर। ठीक है, एंडियन कॉन्डोर सबसे लंबा, मतलब कि 15 फुट का तो इसका पंखा होता है, सोचो, फैन का स्पैन जो है 15 फुट का। ये गाय को पकड़ करके लेके उड़ जाता है, इसकी ताकत सोच लो कितनी होती होगी, है ना। और ये शेर का शिकार कर सकता है, ये डिस्कवरी वाले दिखा रहे थे कैसे करता है। ये पकड़ लेगा, जैसे शेर है जा रहा है, शेर क्या मतलब, जैसे मान लो बाघ है, तेंदुआ है, तो जाएगा उसको ऊपर से उसकी चमड़ी को पकड़ेगा, लेकर के खूब ऊपर उड़ जाएगा और उसके बाद वहीं छोड़ देगा और गिर के मर जाता है। तो उसके बाद उसको फिर से वो नीचे आता है और फिर एक आध बार ऐसे ही उठा करके पटकता है, 2-3 बार में पूरी हड्डी चटक जाती है, उसके बाद ले जाकर के खा लेता है। ये गिद्ध की प्रजाति है, गिद्ध की प्रजाति है एंडियन कॉन्डोर, ठीक है। तुम लोगों को दिखा भी सकते हैं, नहीं तो मोबाइल में अपने सर्च करके देख लो, कितना बड़ा सा है ये इंडियन कॉन्डोर। कहीं पाया जाता है दुनिया में। गिद्ध की सबसे बड़ी प्रजाति, दुनिया की सबसे बड़ी पंछी की प्रजाति है जो उड़ सकती है। और अच्छा हाँ, टीटीकाका क्या है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसी झील सबसे ऊंची जहां पर नेविगेशन पॉसिबल है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक टीटीकाका। अब देखते हैं और नीचे आ जाते हैं। हाँ, और पशुओं में कौन सी प्रजाति और भी है यहाँ फेमस है, जैसे हमारे यहाँ पाया जाता है बाघ, टाइगर। तो वहां पर टाइगर की एक प्रजाति पाई जाती है जिसे कहते हैं जगुआर, यही एंडीज में ही पाया जाता है जगुआर। कोई गाड़ी का वो भी है ना, ये
बहुत तेज दौड़ता है वो। टाटा की गाड़ी है इसमें। हाँ सर। बहुत महंगी गाड़ी होती है ना, जगुआर। फिर अपने यहाँ पाया जाता है शेर। शेर की ही प्रजाति यहाँ पर लायन की पाई जाती है, जिसे कहते हैं प्यूमा। ये भी एक ब्रांड है। कोट ब्रांड है सर ये। बस अंतर ये है कि इसके दाढ़ी नहीं होती, हमारे वाले के यहाँ मुंह पर पूरा घना बाल होता है, दाढ़ी होता है ना। ताकतवर हमारा वाला ज्यादा है, भारी ज्यादा होता है, ये स्लिम ट्रिम होता है। और ये खासियत इसकी ये है कि हमारे यहाँ वाला शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है, लेकिन ये पेड़ पर भी चढ़ जाता है। तो इससे तो पेड़ पर चढ़ के भी बचत नहीं होने वाली है ना। और नीचे आते हैं, एक बहुत बड़ा ग्रास लैंड है, शुष्क घास भूमि। ठीक है, शुष्क घास भूमि। यहाँ पर तो ऊपर भी एक ग्रासलैंड पाया जाता है, इसके फूट हिल, ईस्टर्न फूट हिल पर। ये सवाना ग्रास लैंड है, सवाना टाइप का। सवाना है एक्चुअली अफ्रीका में, लेकिन सवाना प्रकार की घास पाई जाती है। ठीक है, इधर तो ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। एंडीज माउंटेन रेंज इसको डिवाइड करती है। दोनों ही, एक वेनेजुएला के ऊपर साइड में है और इधर ईस्टर्न ब्राजील है, वहां पर है इक्वेटर के नीचे। ठीक है, तो इक्वेटर भी डिवाइड करती है, एंडीज भी डिवाइड करता है इन घास भूमि को, जो कि उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, कैसी है? उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, जिसका ऊपर वाला का नाम है कंपोस। ये पूछा गया है, बहुत ध्यान से इसको नोट करना। कंपोस। और नीचे वाले का नाम है, जो इक्वेटर के साउथ में है, एंडीज की कार्डिलेरा के साउथ में है, लियानोस। कंपोस और लानोस ये हैं उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। ठीक है, ये बहुत वायरी ग्रासेस होती हैं, पोषक तत्व इनमें बहुत कम होते हैं, बहुत लंबी लंबी सरपकीली घास होती है, कड़ी घास होती है, पोषक तत्वों की कमी है और पशु इसे नहीं खा सकते हैं। इस कारण से इतनी ज्यादा घास होने के बावजूद भी एनिमल हस्बेंड्री इज नेग्लिजिबल इन दिस रीजन। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न भी है कि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर घास पाई जाती हैं, तब भी पशुपालन उतना अच्छा क्यों नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज, सदाबहार वनों से कनेक्टेड रीजन है। इसी के बाद तो शुरू हो जाता है सदाबहार वन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट शुरू हो जाते हैं, लंबे लंबे। और यहाँ से आती हैं टिड्डियाँ, जो परेशानी पैदा करती हैं जानवरों में। सफोकेटिव इन्वायरमेंट बना रहता है, तो कीड़े मकोड़े, टिड्डी का दल है ना, ये सब, और मॉइस्चर, ये सब यहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, मतलब हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, ये भी पशुओं की बहुत सारी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। तो डोमेस्टिक कैटल्स यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं, है ना, इसलिए पॉपुलर नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक तरफ पहाड़, यहाँ मरुस्थल भी है, देखो ये पूरा डेजर्ट रीजन भी है ये यहाँ। ठीक है सर। वेनेजुएला और कोलंबिया है ना, क्योंकि बारिश नहीं हो पाती, वृष्टि छाया प्रभाव देखने को मिलता है। स्थल है
और उसके बाद घूम शुरू हो जाती है रॉकी में, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन ये दूसरा टाइप का है सिस्टम। यहाँ की जो घास शीतोष्णकटिबंधीय नहीं है, ये ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के करीब पाई जाने वाली घास यहाँ पर होती है। हाँ तो बताइए मिहिर जी, आपको क्या? सर यहाँ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है, और जो ग्रासेस होते हैं वो सवाना टाइप के होते हैं ना। ठीक है सर, वही पूछ। यही ठीक है। ठीक। और एनिमल हस्बेंड्री क्यों पॉपुलर नहीं है? लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ के मतलब ग्रासेस में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और वो उसे खा नहीं पाते हैं। वायरी होती है, वायरी भी होती है, कटीली, मतलब मुंह चीर दे खाए तो, है ना। क्लियर? जी। और आते हैं नीचे, अभी बात खत्म नहीं हुई है। तो ये तो था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब यहाँ पर और नीचे आते हैं सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है इसके फुटहिल पर। एक छोटा सा पठार है, ठीक है, पठार पर ग्रासलैंड है। ये डिस्कवरी पर फ्रीक्वेंटली दिखाते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो यहीं पाई जाती हैं। बड़ा खूबसूरत सा क्या कहते हैं इसका माहौल। ये 4 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। इसका नाम है ग्रैंड चैको। डायरेक्ट भी पेपर में क्वेश्चन बनता है कि ग्रैंड चैको कहाँ है, या ग्रैंड चैको क्या है। ड्राई ग्रासलैंड है, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, मतलब ऊपर वाला उष्णकटिबंधीय है, ऊपर से नीचे आ जाओ थोड़ा और कम गर्मी हो गई, मतलब कम, है ना। तो उपोष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय घास। ग्रैंड चैको ड्राई ग्रासलैंड है, शुष्क घास भूमि है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत विशेष प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और घासें पाई जाती, बड़ा ही सुंदर सा माहौल होता है। अगर इसको तुम देखोगे गूगल पर तो तुम्हें दिखाई देगा इसकी ब्यूटी। इस तरह का ग्रासलैंड, घासें छोटी होती हैं, ठीक है, जिनको खाया जा सकता है, मतलब खाया क्या, चरा जा सकता है पशुओं के द्वारा आसानी से। तो इस कारण से यहाँ पर एनिमल स्पीसीजेस पाई जाती हैं, विशेष तरह तरह की पाई जाती हैं, क्योंकि घास फेवरेबल है उनके लिए। बहुत लंबी घास नहीं है, छोटी छोटी घास होती हैं, 2 फुट 3 फुट 1.5 फुट की घास होती है ना। और उसको आसानी से पशु खा सकते हैं, इसलिए तरह तरह के पशु की, वन्य जीवों की प्रजातियां यहाँ पर देखी जाती हैं। और कैटल रियरिंग भी यहाँ पर होती, पशुपालन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, ठीक है, लो लैंड नेचुरल रीजन है, ठीक है। और इसको ये कहाँ पर, रियो दे ला प्लाता घाटी में है, दे ला प्लाटा घाटी में है। कौन कौन से देश में है? 4 देश में फैला हुआ है। पैराग्वे, बोलीविया, अर्जेंटीना और ब्राजील, थोड़ा और नीचे तक है। बड़ा सा ग्रैंड चैको। सर देश के नाम रिपीट कर दीजिए एक बार। देश के नाम है पेरुग्वे, बोलीविया, अर्जेंटीना और ब्राजील। सर प्लेट्यू का क्या नाम बताया था? रियो, वो तो घाटी है, रियो दे ला प्लाटा घाटी है। पठार का नाम ही ग्रैंड चैको का पठार है।
ठीक है, ग्रैंड चैको का पठार का नाम ही है। आगे बढ़ें और नीचे आ जाते हैं। इधर वाला सीन तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब यहाँ पर आते हैं और नीचे यहाँ पर पेटागोनिया का पठार है, अर्जेंटीना में। मरुस्थलीय पठार है ये ड्राई है, सेमी एरिड, अर्ध शुष्क, टेम्परेट डेजर्ट है, ठीक है। और पठार भी है, ये भी पूछा गया है पेपर में, इसको भी ध्यान पूर्वक सुनना। पेटागोनिया पेटागोनिया का पठार। यहाँ पर पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास, जैसे कि वहां पर स्नो ईटर का काम कर रही थी, है ना, एक हवा जिसका नाम था चिनूक। सेम यहाँ पर एक हवा है जो ठंडियों में अक्टूबर नवंबर में बहती है और पठार पर जो एक तरह से तापमान को इंक्रीज करती है ना, इधर से चलती है फ्रंटल के कारण। जिसका नाम होता है जोंडा। जोंडा चलती है, ये भी स्नो ईटर है, हिमभंजक है। चिनूक की तरह यह भी काम करती है। और ये दोनों ही प्रभाव स्नो ईटिंग वाला फान इफेक्ट कहलाता है, फान प्रभाव, क्योंकि फान लोकल विंड भी यही काम करती है यूरोप में, तो उसके नाम से ही इसको हर जो भी इस तरह का स्नो ईटिंग वाला एक प्रोसेस देखने को मिल रहा है सिमिलर, उसे कहते हैं फान इफेक्ट या फान प्रभाव। जोंडा आई, बर्फ पिघलाई, यहाँ पर घास उगी, जैसे कि वहां पर राकी में कौन सी घास उगी थी भाई? प्रेरीज, प्रेयरी, लेकिन यहाँ पर उगेगी पंपास। अर्जेंटीना, पेरुगुए, उरुग्वे तक फैली हुई। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, टेम्परेट ग्रास लैंड है, सिमिलर टू द प्रेयरी, है ना। इसका नाम क्या है? पंपास। ये आया था पेपर में की बात, पीसीएस में। जिस तरह से हमने पढ़ाया था, बताया था, वही लाइन उठा के दी गई थी, ये भी जान। पंपास घास भूमि, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, दिस रीजन इज मेनली फेमस फॉर द सीप रियरिंग। ये जगह भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और टियरा डेल फ्यूएगा मतलब एंडीज का ही पार्ट है जो इस पर इस तरह का प्रभाव डाल रहा है। उधर रेन शेडो इफेक्ट डाल रहा है, इसीलिए वहां पर मरुस्थल है। नीचे वाला पार्ट जो है पेटागोनिया का, है ना। और इस साइड में नदन पार्ट से घास शुरू हो जाती है, ऊपर तक जाती है, ठीक है। और पंपास नाम जो पड़ा है, एक हवा चलती है ठंडी यहाँ पर, उसके नाम पर। जोंडा गर्म है तो इसकी जस्ट अपोजिट एक दूसरी हवा है जिसका नाम है पंपेरो। पंपेरो, और उसी नाम पर इसका चलता है, ठीक है, नाम पंपास।
यहाँ पर दुनिया के सबसे एक्सीलेंट चरवाहों की जनजाति पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जिनका नाम है गोचू जनजाति। पेटागोनिया के पठार में पाए जाते हैं। गोचू या घोंचू, घोंचू नहीं है, गोचू है। ये काऊ बॉय होते हैं, गोल्ड। लगभग इनकी जो एवरेज हाइट होती है 7.5 फुट, मतलब कि नॉर्मली लोग 7.5 फुट के होते हैं ये, बाकी कुछ 8 फुट के भी लोग होते हैं जो लंबे वाले लोग होते हैं। मतलब कि हम लोग की तरह वहां पर कोई लोग नहीं पाए जाते हैं। अपने ग्रुप में कोई शायद होगा जो 6 फुट का हो, कोई नहीं ना। शिवेन तुम्हारी कितनी हाइट है? मेरा 5'9" है सर। रजनीश जी शायद लंबे हैं ज्यादा। क्यों रजनीश मेरा- कितना है आपका? मेरा 5'9" है चलेगा। सर। मिहिर का? हाँ सर। तुम्हारा हाँ सर। 5'9" हो? हाँ सर। लंबे हो। बस तो सोचो वहां पर तो 7.5 फुट ऐसे नॉर्मली लोग हैं, है ना। गोल टोपी लगाते हैं, ऊपर से नीचे तक का लबादा पहनते हैं, और भेड़े चराते हैं। और ये भेड़ चराने के लिए एक मेन भेड़ को ट्रेंड कर लेते हैं माउथ ऑर्गन की बीट पर। तो ये माउथ ऑर्गन बजाते हैं, तो जो एक भेड़ जो लीडर होती है वो उसके इशारे पर चलती है, और 300-300, 400-400 भेड़ों को बिना डंडे के कंट्रोल करते हैं। टेक्निकल दिमाग के चरवाहे हैं, और हो क्यों ना, उसका भी कारण है। ये इंडो अमेरिकन और यूरोपियन क्या क्रॉस ब्रीड है। इंडो अमेरिकन और यूरोपियंस के क्रॉस ब्रीड है, संकर प्रजाति है। यहां पर पाई जाती है रेड इंडियन की ट्राइब, ये वाला जो रीजन है। ठीक है, रेड इंडियंस यहाँ पर पाए जाते हैं। 4 फुटिये होते हैं, लाल मुंह होता है, शिकारी होते हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। पुर्तगाली लोग गलती से यहाँ पहुंच गए थे, उनको लगा इंडिया पहुंच गए, ठीक है, और मैगेलन है ना, और तो उसको लगा कि हम यहाँ पहुंच गए हैं इंडिया, और उन्होंने देखा कि लाल मुंह वाले हैं, तो उन्होंने नाम दे दिया रेड इंडियन। दे आर रेड इंडियन। इंडियन नाम दिया था। इंडियन का मतलब होता है दबे, पिछड़े, भूत पूजने वाले, सपेरे, घटिया लोग। इसका इंडियन का मीनिंग होता है असली। ये नाम हमें थोपा गया क्योंकि उनको यही लगता था कि लोग विज्ञान में एकदम पीछे, लोग पिछड़े, भूत पूजने वाले, है ना, सपेरे, तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने वाले लोग, इन्हें कहते हैं इंडियन। डिक्शनरी खोल के देख लो, इंडियन का मतलब यही होता है। और हम क्या कहते हैं गर्व से? वी आर इंडियन, वी आर इंडियन। अरे हम भारतीय हैं। मोदी जी ने भी कहा है कि इंडियन नहीं, अभी भारत लिखा जाएगा हर जगह, और भारत ही बोला जाएगा। फार्म में भी देखो भारत लिख के आने लगा है। तो सही चीज जानते हैं, सही चीज कर रहे हैं। इंडियन इंडियन करते हैं सब। काय का इंडियन? दबे पिछड़े लोग हैं। दुनिया कुछ को भी हम हो, लोगों ने ज्ञान लेकिन दिया। सर कुछ भी हो, लेकिन जो यूरोप के थे उनसे तो काफी आगे थे। वो तो पृथ्वी का केंद्र मेडिटेरियन सी मानते थे, और बोलते थे यूरोप ही केंद्र है, पूरी ब्रह्मांड का बोलते थे सीधा सीधा, पृथ्वी केंद्र में है। हाँ, कम से कम उनसे तो बहुत आगे थे। और क्या, सब हमारे यहाँ के ग्रंथ पढ़ पढ़ के, चुरा चुरा करके, वहाँ कॉपी करके, वहाँ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ग्रेविटी का, ये वो। हाँ? उनके अकॉर्डिंग तो अर्थ स्क्वायर था सर हमारा। तो ये हमको बता रहे इंडिया। तो बाद में जब इंडिया पहुंचे तो कहे हाँ इनका मुंह नहीं लाल है, दे आर ओनली इंडियन। इधर रेड इंडियन। बाद में स्पेनिश वालों ने यहाँ पर कब्जा किया, और स्पेन ने यहाँ से जो ये ट्राइबल से जनजाति के लोग, इनको पकड़ पकड़ करके बंधुआ मजदूरी करवाते थे। जो लड़के होते थे मेल
रेड इंडियन, उनको करवाते थे, मतलब मजदूरी करवाते थे, तनख्वाह भी नहीं देते थे, पैसा भी नहीं देते थे, मार मार, और यहाँ से बेचा भी जाता था, अमेरिका में भी बेचा जाता, उत्तर अमेरिका में भी यहाँ से भेजे जाते थे, यूरोप भी यहाँ से भेजे जाते थे, सकरा बंधा रहता था, जहाज पे चढ़ाए जाते थे, वहां पर पीट पीट के काम करवाया जाता था इनसे, है ना। और जो लड़कियां होती थी उनको जो है वैश्यावृत्ति में, कि जो सैनिक थे उनके इंटरटेनमेंट के लिए उठाकर उनके कमरों में फेंक दिया जाता था, है ना। तो इससे क्या हुआ कि यूरोपियन और जो ये फीमेल रेड इंडियंस थी, जिन्हें कहते हैं इंडो अमेरिकन जनजाति, इंडो अमेरिकन और यूरोपियन, इन दोनों के बीच में जब शारीरिक संबंध बने तो जो संतानें पैदा हुई वो आगे जाकर के उनका रेल्म चल गया अपना, वही है गोचू। तो गए हैं मम्मी पर, है ना, चराते हैं भेड़, लेकिन दिमाग गया है पापा पर, तकनीकी से चलाते हैं भेड़, टेक्निक्स, तकनीकी टेक्नोलॉजी, माउथ आर्गन का इस्तेमाल करते हैं, आवाज का ऊ करके आवाज निकालते हैं विशेष तरह की, उसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे करके, है ना। तो थोड़ा टेक्निकल भी होते हैं गोचू जनजाति। तो ये इसकी पूरी बात थी, कहानी थी, है ना। अभी एक चीज और यहाँ बचा हुआ है, ये तो पर्पल लैंड का पठार है नीचे, जो कि कहवा प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, कहवा चाय, पर्पल लैंड क्रिएटिव पठार पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। और इसके जो सदर्न पार्ट है, जहाँ पर घास भूमि खत्म होती है, घास भूमि के उत्तर में पेरुगुए, उरुग्वे और सदर्न ब्राजील वाले पार्ट में, ये वाला जो रीजन है, क्योंकि यहाँ जोंडा सनसनाते हुए आती है, गर्म कर देती है, ठीक है, मॉइस्चर उड़ा देती है उसमें से, और पंपास आती ठंडा करती है, जोंडा आती है गर्म करती, पंपास आती ठंडा करती है। तो फ्रीक्वेंटली जो ये प्रोसेस चल रहा है, हीटिंग एंड कूलिंग अगेन बाय अगेन, इट्स कॉल्ड हार्डनिंग प्रोसेस। यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति की, दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी की प्रजाति पाई जाती है ना। उसका नाम है क्यूब्रेचो। क्यूब्रेचो का वन दुनिया में केवल यहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, अगेन बाय अगेन हीटिंग एंड कूलिंग, एक ठंडा कर रहा है फिर गर्म कर रहा है, फिर ठंडा कर रहा है फिर गर्म कर रहा है, तो इसमें मॉइस्चर आ रहा है फिर निकल जा रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, फिर समंदर से मॉइस्चर इसको मिलता है, हवा से, ठीक है, ट्रेड विंड से, लेकिन वो मॉइस्चर उड़ा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस से ये एक विशेष दशा में पहुंच जाती है लकड़ी। सबसे खास बात, ये रीजन छोटा सा लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा वुड प्रोड्यूसर रीजन है। जबकि यहाँ की, ये मेंस के लिए क्वेश्चन आया था, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बड़ी मोटी मोटी लकड़ी पाई जाती है, बहुत ज्यादा लकड़ी पाई जाती है ना। इतना मोटे पेड़ होते हैं कि बीच में रास्ता बना दी जाती है, ट्रक निकल जाती है और पेड़ हरा भरा खड़ा रहता है, इतना मोटा पेड़ होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर बहुत अच्छे से फेमस नहीं है, मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, कि ये वुड प्रोड्यूसर रीजन क्यों नहीं है, या अभी भी जो है साउथ अमेरिका को इंपोर्ट करना पड़ता है लकड़ी, क्यों नहीं यहां से ले लेते हो भाई। क्या कहते हैं, टिम्बर इंडस्ट्री इज नॉट मच पॉपुलर इन द ब्राजील एंड आल्सो इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। क्यों प्रेजेंट है यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसका कारण क्या हो सकता है कि लकड़ी का काटना बड़ा मुश्किल है, कटाई कठोर लकड़ी है। दूसरी चीज, मान लो काट दो तो पल्ले नहीं निकलते हैं, इसमें चूरा चूरा निकलता है, जैसे काटो तो धस जाना चाहिए कुल्हाड़ा, है ना, और पल्ला निकले बढ़िया चीरते हुए, इसमें बुरादा निकलता है ना, तो इससे पल्ला नहीं निकलता सही। तीसरी बात कि अगर मान लो काट भी लिए किसी तरह से और कोई टेक्नोलॉजी से पल्ला भी निकाल लोगे, तो ये इतना भारी लकड़ी होती है कि
पानी में तैरती नहीं है, नदी से लकड़ी का व्यापार होता है, नदी में पानी में लकड़ी डाल दिया जाता है, वहां से तैरते हुए चली जाती है। वो बहुत सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो लकड़ी पानी में डूब जाती है और ऊपर से जंगल है इतना घना कि वहां पर अनाकांडा चबा खाएगा। अभी कल अनाकांडा रितुल जी पकड़े हैं एक ठो, है ना, 1 करोड़ की माल था वो, पता नहीं बहुत विशेष प्रजाति का अनाकांडा था। अब ले जाएंगे यहीं लखनऊ में डाल देंगे उसको, है ना। क्यों रितुल जी, फोटो भेजे तो नहीं थे क्या इन लोगों को? ये नहीं क्या? रितुल जी नहीं है सर, रितुल जी नहीं है सर। अभी आए तो थे। आज चले। तो ये बात थी यहाँ पर। अच्छा, ये क्यूब्रेचो, इसे कहते हैं एक्स ब्रेकर। ये पानी में तैरती है लेकिन कठोर भी बहुत है, बहुत कठोर है, और पानी में तैरती भी है। जब लकड़ी हरी हरी काटी जगह होती है तब इसके पल्ले बहुत अच्छे निकल जाते हैं। लेकिन जब लकड़ी ये सूख जाती है तो इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है ना, इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि इस पर अगर कुल्हाड़ा मारोगे तो उसका धार मुड़ जाएगा, लेकिन उसमें निशान नहीं बनेगा, ठीक है। इतनी मजबूत हो जाती है और पानी में भी तैरती है। मजबूत टिकाऊ होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता है, और इस कारण से दुनिया में इसकी मांग बहुत है। और इसकी जानते हो एक एक कुर्सी कितने की आती है क्यूब्रेचो की? 2.5 लाख 3 लाख रुपए की आती है, और 700 साल की वारंटी होती है। सोचो, 500 से 700 साल, ठीक है। जो वहां पर ये यूरोप में बहुत ज्यादा मंगाई जाती है, अमेरिका में, यूरोप में तो बहुत ज्यादा। वहां पर ये सब ट्रेडिशन में है कि हमारे दादा के दादा जिस कुर्सी पर बैठते थे, आज मैं बैठ रहा हूँ, कल जाकर के मेरे वंशज इसी कुर्सी पर बैठ के खाएंगे। वो होता नहीं एक फैमिली ट्री, कौन है मुखिया, 10 पीढ़ी रह ये दादाजी की छड़ी है, छड़ी ट्रांसफर होती जाती है। मिहिर को मिली छड़ी, मिहिर ने दिया क्या कहते हैं अपने बच्चे को, फिर उनके बच्चों ने उनके बच्चों को दिया, है ना। निशानी आज के 700 साल पहले इस छड़ी से दादाजी चलते थे, है ना। ये चीज होती है वहां। ऐसे ही जो संसद भवन वगैरह है, वहां की कुर्सी आज तक चल रही है आजादी के बाद से। तो ये सब क्यूब्रेचो का माल होता है, वो बहुत महंगी लकड़ी होती है, ठीक है। 500 से 700 साल की गारंटी यहाँ पर, सोचो कितना बड़ी बात है। खैर, इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी समाप्त करते हैं, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लास भी है हम लोग का। हाँ, ऑप्शनल शुरू करना है अभी। सर जो उसमें लगाई है ताजमहल में जो लगाई है क्यूब्रेचो ना, पता हाँ नहीं सर, हमें, ताजमहल confirm में नहीं। क्यूब्रेच सर उसमें तो कुछ ऐसे बताते हैं कि उसकी नींव में ऐसी लकड़ी भरी है जो पानी अगर से गीली वो रहेगी, जब तक गीली रहेगी तब तक ठीक रहेगी, और वही जब है, वो क्यूब्रेचो ही। लगेगी। धूप लगी, सूखी नहीं कि वो हो गई फौलाद, स्टील से भी ज्यादा कठोर हो गई, समझ लो, है ना। खैर, तो इस तरह से हम लोगों ने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के माउंटेन खत्म कर लिया, ठीक है। क्यूब्रेचो। किसी कोई डाउट हो पूछिए, नहीं तो सभा समाप्त करते हैं। ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन पूछी गई है पेपर में। चलिए ठीक है भाई, ओके।